गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। कूलम्स लॉ में ये देखा गया कि अगर दो चार्ज हैं, दो चार्ज Q1 और Q2, और एक दूसरे से अगर R डिस्टेंस पर रखे गए हैं, इनके बीच की डिस्टेंस अगर R है, तो जो भी फोर्स इनके बीच में काम करता है वो फोर्स को ऑब्जर्व किया गया। तो देखा गया कि यह फोर्स इन दोनों चार्जेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ही ज़्यादा चार्ज होगा और उनका प्रोडक्ट जितना ज़्यादा होगा, फोर्स भी उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरी बात कि इनके बीच की जब डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं तो फोर्स बहुत तेज़ी से घटता है, तो यह इनके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और चार्जेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम लोग एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, फोर्स कांस्टेंट। जब भी हम कोई प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक फोर्स कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। एक फोर्स कांस्टेंट मतलब यहाँ फोर्स कांस्टेंट ऐड करें या कोई भी कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। वेयर के इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। तो यहाँ से ये बात हमको मिली। अब यहाँ जो फोर्स कांस्टेंट के आया है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है दोनों चार्जेज के बीच में जो मीडियम है उस मीडियम पर डिपेंड करेगा। दूसरी बात कि हमने इसका क्या यूनिट लिया है उस यूनिट पर भी डिपेंडेंसी होगी। हमने चार्ज का, इस डिस्टेंस का और फोर्स का क्या यूनिट लिया, इस पर भी डिपेंडेंसी है। मेन इसकी डिपेंडेंसी आप लोग समझ लें कि डिपेंडेंसी होगी इनके बीच के मीडियम पर। इसी लॉ को लिख लेते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये मैंने इसका डेफिनेशन लिख दिया। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन between the two stationary point charges is directly proportional to the product of the magnitudes of the two charges. Magnitude ही रहेगा, डायरेक्शन तो होता ही नहीं। and inversely proportional to the square of the distance between them. अगर आप इसको मैथमेटिकली लिखना चाहेंगे तो दो चार्जेज ले लें जिनके बीच में डिस्टेंस r है, जैसे मैंने ऊपर बताया। तो F is directly proportional to Q1 Q2 divided by r square, and it can be written as F is equal to K Q1 Q2 divided by r square, where K is a proportionality constant known as electrostatic force constant. यहाँ K की वैल्यू हो जाएगी 9 into 10 to the power 9 for the vacuum. K की वैल्यू वैक्यूम के लिए 9 into 10 to the power 9 आती है। यहाँ K की वैल्यू मैंने लिख दी, K इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू लिख देता हूँ 9 into 10 to the power 9 फॉर वैक्यूम। K का यूनिट भी आप बना सकते हैं। देखिए यूनिट बनाना बड़ा आसान है। देखो अगर इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइडेड बाय Q1 Q2 कर दें तो K की वैल्यू मिल जाएगी। बनाते हैं हम यहाँ से, इस फार्मूले को आप देखते रहें। तो K इज इक्वल टू हमको मिलेगा F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2। तो क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो K इज इक्वल टू हम लिखें थोड़ा सा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। K को ही हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं तो K कैन आल्सो भी रिटन एज, K को ही हम एक नाम और भी दे सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको आगे खिसकाते हैं। K कैन बी आल्सो बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। एंड इट इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, या जिस मीडियम में दोनों चार्जेज रखे गए हैं उसकी परमिटिविटी है। तो हम लोग न्यूटन्स लॉ को एक और तरीके से लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ना लिख करके K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दिस इज न्यूटन्स लॉ। और इसके ऊपर जो आपने लिखा ये भी न्यूटन्स लॉ ही है। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के टर्म में लिखा, इसको परमिटिविटी के टर्म में लिखा। एप्सिलॉन नॉट इसका मतलब हो गया, नॉट लगाने का मतलब नो मीडियम। नो मीडियम मीन्स वैक्यूम। दिस इज वैक्यूम। तो वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आती है वो आप लोग लिखेंगे 8.86 इंटू 10 पावर -12। 8.855 कहीं 6 भी लिखते हैं इंटू 10 पावर -12। और इसकी जो यूनिट बनेगी वो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस विल बी द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट मीन्स नो मीडियम, ये वैक्यूम के लिए है। और जब कोई मीडियम लेंगे तो वहाँ हम एप्सिलॉन यम या कोई और वैल्यू रखेंगे, उसका कुछ वैल्यू होगा अलग अलग। यहाँ अगर हम वैक्यूम में इसको रखें तो हमको फोर्स कितना मिलता है, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू आ रही है। अगर हम इसी में इफ Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू 1 कूलम और R को 1 मीटर कर दें तो हम 1 कूलम को बड़े कायदे से डिफाइन भी कर सकते हैं। तो यहाँ से F की वैल्यू आएगी, देन F विल बी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। क्योंकि यहाँ 1 ये भी 1, ये सभी 1 हो गए। तो हम लोग ये इसको डिफाइन कर सकते हैं कि 1 कूलम वह चार्ज है जिसको अगर वैक्यूम में 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखें तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यहाँ रिपल्सन होगा, हम दोनों को पॉजिटिव लिए हैं, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा उसकी वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होगी। फिर से समझो, हम 1 कूलम चार्ज उसको कहेंगे कि अगर उसको 1 कूलम के चार्ज, 2 सिमिलर चार्ज लिए जाए, दोनों को अगर वैक्यूम में 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखा जाए तो जो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स होगा वह 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन होगा। तो 1 कूलम चार्ज इसी को कहेंगे। मतलब 1 कूलम इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज दैट रिपेल्स एन इक्वल एंड सिमिलर चार्ज with a force of 9 into 10 to the power 9 Newton when placed in vacuum at a distance of 1 meter from it। मैं इसको लिख भी देता हूँ, ये मैंने डेफिनेशन लिख दी। 1 कूलम is that amount of charge which repels an equal and similar charge with a force of 9 into 10 to the power 9 Newton when placed in vacuum at a distance of 1 meter from it। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। अब जरा देखो, अभी हमने बात किया कूलम्स लॉ की। कूलम्स लॉ में सबसे पहले अभी परमिटिविटी समझ लें कि हमने बताया कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यह आपने पढ़ लिया। अब इसमें आपको एक बात समझ में आई, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम या एयर भी मान सकते हैं, यहाँ कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। तो इसको हमने परमिटिविटी का। अब आप एक बात देख रहे हैं, इस फार्मूले से परमिटिविटी को देखें तो परमिटिविटी जस्ट इसमें इनवर्स प्रोपोर्शन में आ रहा है। मतलब अगर हम परमिटिविटी को बढ़ा दिए, डिनोमिनेटर में है, तो अगर हम इसमें परमिटिविटी को बढ़ा देते हैं तो फोर्स की वैल्यू घट जाएगी। इसका मतलब परमिटिविटी जितनी ज़्यादा होगी वह फोर्स को उतना ज़्यादा कम करेगा। तो हम यहाँ से एक बात समझ सकते हैं कि परमिटिविटी मीडियम का वो कैरेक्टरिस्टिक है जो फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है या फोर्स को कम करने की परमिशन देता है। मतलब वो फोर्स को एब्जॉर्ब करने की परमिशन देता है। तो हम परमिटिविटी का एक छोटा डेफिनेशन लिख लेते हैं, आप लोग लिख लीजिए। परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम व्हिच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सिचुएटेड इन दैट मीडियम। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई, ये समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं कि अगर हम इसी 2 चार्ज को किसी दूसरे मीडियम में रख देते हैं, इसको हम लोग फोर्स को नाम देते हैं F0,
यहाँ पर दोनों चार्जेस प्लेस किए गए हैं वैक्यूम में, उनके बीच में वैक्यूम है। अब हम उनको किसी और मीडियम में रख देते हैं और उस फोर्स को नाम देते हैं Fm, मतलब फोर्स इन मीडियम। वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन m। बाकी चीज़ें वही रहेंगी Q1 Q2/r²। यहाँ एप्सिलॉन m क्या है, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम वेयर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन m को हमने नाम दे दिया परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब हम क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग इक्वेशन बना दें। इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2 वी गेट, देखें इसको आप डिवाइड करें, डिवाइड करने पर आपको क्या मिलेगा F0 डिवाइडेड बाई Fm। देखो जब डिवाइड करोगे तो पूरा 1/4 पाई कैंसिल हो गया, Q1 Q2/r² कैंसिल हो गया। यहाँ पर बचा 1/ε0 ऊपर में, नीचे में बचा एप्सिलॉन m, मतलब कि ये वैल्यू जो आपको मिलेगी ये मिलेगी एप्सिलॉन m डिवाइडेड बाई ε0, ये वैल्यू मिली। और यह जो रेशियो आ रहा है, इसी रेशियो को हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, या इसी को नाम देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r। यहाँ से हमको डेफिनेशन मिल गया, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, और इसी को एक और भी नाम देते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द गिवन मीडियम, मतलब के जो मीडियम हमने लिया है यम नाम से, उस मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी है। अब अगर वैक्यूम में आपको फोर्स पता है और मीडियम आ जाए तो आप फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखें हमारे पास मान लीजिए हमको F0 की वैल्यू पता है, हमें ये तो मालूम हो गया F0/Fm, और इसकी वैल्यू हमको K मिल रही है। अब मान लीजिए F0 की वैल्यू मालूम है, किसी डिस्टेंस पर कोई भी दो चार्ज हैं Q1 Q2, उनको किसी एक डिस्टेंस r पर रखा गया और उनके बीच में लगने वाला फोर्स F0 है वैक्यूम में। अब इसी को उठा करके सेम अरेंजमेंट, सेम चार्ज, सेम डिस्टेंस पर हम उठा करके किसी एक मीडियम में रख देते हैं जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है K, तो जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, फोर्स इन मीडियम विल बी फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम, मतलब कि वह डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट गुना कम हो जाएगा। अगर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 80 है, जैसे मान लीजिए हम बात कर लेते हैं वाटर की जो परमिटिविटी होती है या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो 80 होता है, 80। अब क्या है कि अगर कोई दो चार्ज हैं जो किसी डिस्टेंस पर रखे गए हैं, उन्हीं को उठा करके अगर हम वैक्यूम की जगह वाटर में प्लेस कर दें तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स 80 गुना घट जाएगा, उनके बीच में लगने वाला फोर्स 80 गुना घट जाएगा। हम लोग यहाँ से डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी चार्ज हो, उसको किसी भी डिस्टेंस पर वैक्यूम में रखा गया हो तो जो फोर्स लग रहा है, फिर उसको उठा के किसी मीडियम में रखा, जो फोर्स लगा, उन दोनों के रेशियो को हम लोग उस मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहेंगे। तो इसको हम लिख भी देते हैं, ये डेफिनेशन मैंने लिख दिया, द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज placed some distance apart in free space to the force between the same two charges when they are placed the same distance apart in the given medium is called dielectric constant of that medium. Coulomb's line vector form नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, जो आप कूलम्स लॉ पढ़े हैं बस उसे, चूँकि फोर्स है, दो चीज़ों के बीच में फोर्स लग रहा है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, या पहले जानते हैं। तो हम 2 पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, 2 पॉइंट चार्ज ले लिया, एक पॉइंट चार्ज Q1, दूसरा पॉइंट चार्ज Q2। अब देखो वेक्टर जब आप लोगों ने पढ़ा था क्लास 11th में, तो वेक्टर पढ़ते समय आपको एक बात याद होगा
कि जब भी हम किसी पॉइंट 1 को पॉइंट 2 से मिलाते हैं तो उसके डिस्टेंस को 1 2 के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे हम यहाँ से Q1 को Q2 से मिला रहे हैं तो Q1 से Q2 की ओर की डायरेक्शन को हम लिखेंगे R12। अब यही जब डिस्टेंस हम Q2 से Q1 की ओर लेंगे तो हम इसको नाम देंगे R21। R21 मतलब 2 को 1 से मिलाने वाली लाइन के अलोंग। R12 का मतलब 1 को 2 से मिलाने वाली लाइन के अलोंग। अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो Q1 Q2 को रिपेल्ड करेगा इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर फोर्स लगेगा 2 पर ड्यू टू 1, इसको रिप्रेजेंट करते हैं F21 से। फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। अब 1 पर फोर्स लगेगा 2 की वजह से, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं F12 से, मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये आप समझे जाएंगे। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। और R12 का मतलब द लाइन ज्वाइनिंग Q1 टू Q2 फ्रॉम Q1 टू Q2। R21 का मतलब लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम Q2 टू Q1। तो इस तरह से अब हम जब फोर्स लिखेंगे तो फोर्स की वैल्यू हम लोग वही पाएंगे, या तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखें या सिंपल K भी लिख सकते हैं, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। यह वैल्यू तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन साथ में हम कौन से फोर्स की बात कर रहे हैं, F21 की बात कर रहे हैं या F12 की बात कर रहे हैं। अगर हम फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम लिखेंगे F12, और इसकी वैल्यू जब आएगी तो F12 की वैल्यू किधर की ओर है, इस डायरेक्शन में है। तो इधर की ओर डायरेक्टेड जो वेक्टर है, मतलब Q2 को Q1 से मिलाने वाली लाइन के अलोंग जो वेक्टर है, इसी वेक्टर के यूनिट वेक्टर से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब R21 कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो ये Q2 को Q1 से मिलाने वाली लाइन है और इसी के अलोंग फोर्स F12 लग रहा है। F12 फोर्स के डायरेक्शन में जो वेक्टर है वो R21 है। तो हमको ये पूरा वेक्टर नहीं चाहिए बल्कि इस वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए। तो हम इसके यूनिट वेक्टर से, मतलब ये वेक्टर एक यूनिट क्वांटिटी का होगा, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी में बात अगर F21 की जाए तो F21 में भी वही बात आपको रखनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R², Q1 Q2 बाई R²। लेकिन अब ये फोर्स लग रहा है Q2 पर ड्यू टू Q1, 2 1 का मतलब फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, रिपल्सन का फोर्स है, तो इस डायरेक्शन के वेक्टर के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो Q1 से Q2 को मिलाने वाला वेक्टर R12, अब R12 कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इससे हमको एक वेक्टर मिल गया। अब हम इन दोनों पर वेक्टर का सिंबल भी लगा देंगे, जिससे हमको ये पता चले कि ये वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है और वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आप लिख भी सकते हैं, फोर्स ऑन Q1, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। यहाँ पर भी लिख सकते हैं फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। और ये यूनिट वेक्टर आपको पता ही है कि ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर को आप वेक्टर में बदल भी सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, ये देखें, R² क्या है, R² इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। मतलब Q1 से Q2 के बीच में जो डिस्टेंस दी गई है, सिंपल वह डिस्टेंस है, उसमें वेक्टर नहीं लिया गया है, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस। देखो हम कैसे लिखेंगे इसको, अगर हम F21 को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो ये वैल्यू तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही हो जाएगी, Q1 Q2 बाई R², ये भी लिख देंगे। कोई वेक्टर, जरा याद रखना, वेक्टर अगर हम कोई लिखते हैं यूनिट वेक्टर, तो उस यूनिट वेक्टर को वेक्टर में कैसे, जैसे मान लो हम यहाँ किनारे लिख के समझा रहे हैं, अगर वेक्टर ए कैप दिया है, ए कैप का मतलब पूरा वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। तो यहाँ से भी R12 ये वेक्टर डिवाइडेड बाई R12 मॉड में लिखें, मैग्नीट्यूड ऑफ R12 इस तरह से कैप में आप या तो मैग्नीट्यूड मॉड में लिखें या सिंपल R लिख दें।
R12 की या R21 की वैल्यू तो सेम ही होगी, उसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, और वो होगा Q1 से Q2 के बीच की दूरी, लेकिन बस डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा। तो ये इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस R को इस R से मल्टीप्लाई करके R³ भी आप बना सकते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी F21 की 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R³ और यहाँ हम लिख सकते हैं R12 पूरा वेक्टर। तो इस तरीके से आप इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेक्टर के फॉर्म में इसको भी बना सकते हैं। एक और भी अगर हम वेक्टर के फॉर्म में बनाना चाहें, पोजीशन वेक्टर से अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें, थोड़ा सा और हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो मान लो कि इस तरह से कोई हम फिगर बना देते हैं। यहाँ ये एक हम फिगर बना दिए, यहाँ पर 2 पॉइंट बना देते हैं और ये दोनों जगहों पर 2 चार्ज रखे हुए हैं, इनको मिलाने वाली ये लाइन हो गई। इसी लाइन के अलोंग ये फोर्स काम करेगा। मान लिया इस जगह पर हम एक जगह Q1 रखते हैं, एक जगह Q2 रखते हैं, यहाँ Q1 रख दो, यहाँ Q2 रख दो। इसका पोजीशन वेक्टर R1 हो जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर R2 हो जाएगा। तो अब अगर आप R यहाँ से अब जो फोर्स लगेगा, देखो Q2 पर जो फोर्स लगेगा ड्यू टू Q1 हम लिखेंगे F21, Q1 पर फोर्स लगेगा ड्यू टू Q2 F12 लिखेंगे। और इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस को कैसे लिखोगे, इस डिस्टेंस के बारे में देखें। Q1 से Q2 को मिलाने वाली लाइन को हम लिख देते हैं यहाँ से R12, जैसे ऊपर हमने इसको बताया था। Q2 को Q1 से मिलाने वाली लाइन अगर इधर से लेते हैं तो लिख देंगे R21, क्योंकि 2 को 1 से मिला रहा है। ये बात समझ गए। अब देखो अगर हमको F21 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ध्यान से देखना, F21 की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, पहले K लिख देते हैं, 1/4πε0 बार बार नहीं लिखते, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। ये R वो हो गया डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2, R हो गया डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2, और F21 है तो 2 1 की डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा, मतलब 1 से 2 को मिलाने वाला वेक्टर होगा, ये वैल्यू हो जाएगी R12 कैप, R12 कैप। और ऐसे ही जब F12 लिखेंगे तो यहाँ 2 1 कैप आ जाएगा। अब देखो R12 कैप हम इस डायरेक्शन वाले वेक्टर को ले रहे हैं, तो अब देखो यहाँ से ये वेक्टर तो R1 है, यहाँ से ये वेक्टर R2 है, तो अब हम इस वेक्टर को छोड़ देते हैं, इधर वाला जो वेक्टर उसको छोड़ के हम इस डायरेक्शन वाले R12 की बात करते हैं। तो अब R12 की बात करेंगे तो ये उस तरह से है जैसे R1 प्लस R12 की वैल्यू R2 के बराबर हो। जैसे फ्रॉम फिगर आप देख सकते हैं कि एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में है, और तीसरा वेक्टर यहाँ से मिलाया गया है। ध्यान से देखो ये तीनों ऐसे ही हैं, ये R1 है, यह हमने ले लिया R12 ले लिया, और ये वैल्यू हो गई R2 की। तो ये इस तरह से है जैसे R1 प्लस R12 इक्वल टू R2। देखो R1 प्लस R12 इक्वल टू R2, इसको लिख सकते हैं। तो R12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R2 माइनस R1। तो यहाँ पर आप R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड भी या उसका कैप आप लिख सकते हैं। तो इस तरह, और जब हम इस वाले डायरेक्शन की बात करेंगे, इधर वाले डायरेक्शन की इसको लिखेंगे, तो हम कैसे लिखेंगे, तो देखो ये हमने R2 बनाया, और तब हम यहाँ से इसको बना देंगे R21 बना देंगे, और फिर इसको ले लेंगे यहाँ से, और ये वेक्टर हो जाएगा R1। तब देखो तब हमको ऐसा लग रहा है जैसे ये R2 प्लस R21 इक्वल टू R1, मतलब R2 प्लस R21 इक्वल टू R1। ये सभी वेक्टर में ही रहेंगे, यहाँ से ये याद रखिएगा, ये सब कुछ वेक्टर में ही है, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से आप R21 की जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से R21 की वैल्यू पाएंगे R1 माइनस R2। इस तरह से आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में भी आप इस तरह से बना सकते हैं। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। इसमें
चाहे वेक्टर ये वाला ले रहे हों, चाहे आप वेक्टर इसके ऊपर वाला फॉर्म ले रहे हों जहाँ पर ये बात की जा रही है, दोनों में ही आप एक चीज़ देखें कि ये R12 और R21 जो हैं दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। अगर ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं मतलब ये F12 और F21 भी एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होंगे। F12 अगर इस डायरेक्शन में है तो F21 दूसरी डायरेक्शन में होगा। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो सकता है बट डायरेक्शन वुड बी डिफरेंट। सिंस R12 is just opposite to the R21, therefore F21 will be opposite to F12 in the opposite direction। अब ये कोई ऐसा भी कर सकता है कि F12 इक्वल टू माइनस F21, आप इधर उधर कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। आप इसको इसके निगेटिव पर लिख सकते हैं, इसको भी इसके निगेटिव पर लिख सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप किसको किस पर रखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। इसमें देखें फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, हमारे पास अगर कोई एक सिस्टम हो जिसमें मोर देन वन चार्जेस दिए गए हैं, इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरह के हो सकते हैं। मैं बात कर लेता हूँ Q1, Q2, Q3, Q4 इस तरह से। अब अगर बात किया जाए फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, तो इसमें किसी एक चार्ज पर लगने वाले फोर्स की बात की जाए तो किसी एक चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, तो इस चार्ज पर सभी चार्जेज से फोर्स लग रहा है, सभी चार्जेज इसको रिपेल कर रहे होंगे, मतलब इस पर जो नेट फोर्स लगेगा वह सभी चार्जेस से अलग अलग लगने वाले फोर्स का वेक्टर सम होगा। क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स में एक डायरेक्शन होता है, इसलिए जो इस पर नेट रिजल्टेंट फोर्स आएगा दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज बाय ईच इंडिविजुअल चार्ज। देखें कैसे, तो F अगर हम बात करें F1 मतलब फोर्स ऑन Q1 की, तो इस पर क्या होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू Q2 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू Q3, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q4 और एंड सो ऑन डैश ये आगे भी बढ़ता चला जाएगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसमें एक बात और भी समझनी है, किन्हीं दो चार्ज के बीच में जो फोर्स काम करेगा, Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है, वह फोर्स Q1 और Q3 के बीच के फोर्स से प्रभावित नहीं होगा, Q1 और Q4 के बीच के फोर्स से प्रभावित नहीं पड़े होगा। मतलब इन दोनों के फोर्स का इसके फोर्स से कोई लेना देना नहीं, इनके फोर्स से कोई लेना देना नहीं। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इसको एक तरीके से और भी समझ सकते हैं, आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन साउंड चैप्टर। साउंड चैप्टर में क्या था, एक जगह ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ बज रहे हैं, आप एक जगह बैठे हुए हैं, आपको सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ सुनाई दे रहे हैं और सब आपको अलग अलग सुनाई दे रहे हैं। आप सबको अलग अलग समझ सकते हैं कि ये वायलिन है, ये गिटार है, ये फ्लूट है, ये हारमोनियम है। इसका मतलब ये हो गया कि वॉइस एक ही जगह से जनरेट हो रही है, लेकिन सभी आपस में मिक्सअप नहीं हो रही हैं और एक के चलने के रास्ते में दूसरे से कोई रुकावट नहीं आ रही है। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यहाँ भी यही है, कोई भी दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है वह किन्हीं अन्य चार्जेज के बीच में लगने वाले फोर्स से कोई प्रभावित नहीं होगा। ये मैंने डेफिनेशन भी लिख दिया। इन अ सिस्टम ऑफ मोर देन वन इंटरैक्टिंग चार्जेस द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सबसे पहले आप लोग समझो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर कोई भी एक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात हम करते हैं, कोई एक चार्ज एक जगह पर रखा हुआ है, तो इस चार्ज के आसपास का वह पूरा स्पेस जहाँ पर कि कोई दूसरा चार्ज रखने पर वह कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करे। फिर से समझो, एक चार्ज रखा गया है स्टैटिक कंडीशन में, या मूव नहीं कर रहा है, एक जगह स्टैटिक कंडीशन में है, तो इसके चारों ओर का वह पूरा स्पेस जहाँ पर कोई दूसरा चार्ज ले आए तो वह कुछ एप्रिसिएटेड फोर्स
एक्सपीरियंस करे, कुछ फोर्स उसको महसूस हो, तो हम कहेंगे कि वह पूरा एरिया, वह पूरे स्पेस को हम कहेंगे कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब एक चार्ज कहीं भी हो तो उसके आसपास का वह पूरा क्षेत्र जहां दूसरा चार्ज ले आए तो उसको महसूस हो कि कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहीं कोई दूसरा चार्ज है, इसकी वजह से उसको फोर्स महसूस हो, तो वो पूरे क्षेत्र को हम कहेंगे, पूरे एरिया को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहीं से बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, और दोनों वर्ड मिले हुए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहो या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कही जाए, दोनों का मतलब एक ही होता है। और उन दोनों का मतलब एक ही है कि मान लीजिए कि यह हमारे पास स्पेस हो गया एक चार्ज के अराउंड जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हर एक पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू अलग अलग होगी। तो अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं कि इस पॉइंट पर कितना फोर्स लगेगा, तो हम लोग फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, ये Q है। अब यहाँ पर दूसरा हम चार्ज ले आएंगे, मान लिया Q2 ले आए, तो Q इंटू Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, वहाँ से हमको वो फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर हम इंटेंसिटी की बात करें कि इंटेंसिटी मतलब यहाँ पर अलग अलग, यहाँ से अगर हम चार्ज की क्वांटिटी बढ़ाते जाएं तो एक चार्ज कुछ फोर्स महसूस करेगा, दूसरा चार्ज कुछ और फोर्स महसूस करेगा। क्यों, देखिए F इज इक्वल टू होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। मीडियम तो हम बदल नहीं रहे हैं, Q1 हम ये सोर्स चार्ज को भी नहीं चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो चार्ज ले आ रहे हैं Q2, वह अगर दूसरा हुआ तो फोर्स दूसरा होगा। फिर तीसरा चार्ज ले आए, कोई अलग चार्ज रहा, उसकी क्वांटिटी कुछ और रही, तो कुछ और फोर्स उस पर लगेगा। मतलब फोर्स की वैल्यू बदलती चली जाएगी। तो अगर हमको यहाँ पर एक पॉइंट पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, हम ये मानते हैं कि यहाँ अगर 1 कूलाम का फोर्स ले आवे प्लस 1 कूलाम का फोर्स ले आवे तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, और उस फोर्स को हम एक नाम दे देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। तो अगर मान लीजिए हम 1 कूलाम का फोर्स नहीं ले, 1 कूलाम का चार्ज नहीं रखे हैं, हम 2 कूलाम का रखे हैं, तो क्या करेंगे, जो भी फोर्स आएगा उस फोर्स को 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर हमने 3 कूलाम का चार्ज रख दिया तो क्या करेंगे, जो भी फोर्स आएगा उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से अगर हम यहाँ Q1 कूलाम का चार्ज रख दें तो क्या करेंगे, तो जो भी फोर्स आएगा उस फोर्स को Q1 से डिवाइड कर देंगे। तो देखें E इज इक्वल टू होता है, E इज इक्वल टू होगा फोर्स पर यूनिट चार्ज। E की जो वैल्यू होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज एट दैट पॉइंट, और इसका जो यूनिट बनेगा SI यूनिट न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ से हमने डेफिनेशन लिखी, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट अ पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो पर यूनिट चार्ज की बात हो रही है, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा F बाई Q। इन वेक्टर फॉर्म इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यूनिट जो इसका बनेगा SI यूनिट न्यूटन पर कूलम।